China worried over Japan's move to release water from Fukushima plant. इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जापान इस समय भी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. लार्जेस्ट इकोनॉमी इज यूएस, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी. मगर 10 साल पहले जापान वाज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू यूएसए. उसके बाद आता था जर्मनी, उसके बाद चाइना आता था. मगर चाइना ने पिछले 15-20 साल में इतनी तरक्की की है, इट हैज़ मोर लेस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. उन्होंने अपनी जीडीपी बढ़ाई है. आज से 20 साल पहले 1990s में चाइना और इंडिया की जीडीपी प्रैक्टिकली सेम थी, और अब उनकी जीडीपी हमसे कई गुना ज़्यादा है. हम अभी $3 ट्रिलियन में नहीं पहुँचे, एंड दे आर ऑलमोस्ट डबल फिगर फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स. जापान की एक ख़ास वीकनेस है, इट इज़ हाई इन टेक्नोलॉजी एंड लो इन नेचुरल रिसोर्सेज. जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ही नहीं. एट वन स्टेज जापान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड, बट दे हैव नो आयरन ओर. आयरन ओर तो भारत से जाता था, ऑस्ट्रेलिया से जाता था. जापान में कोयला नहीं है, मिनरल वेल्थ बहुत कम है, टेक्नोलॉजी उनके पास है. हमसे वो लेते हैं सॉल्ट, उसका बनाते हैं कॉस्टिक सोडा, और बैक इन गुजरात जहाँ से सॉल्ट जाता है वो कॉस्टिक सोडा हमसे सस्ता बेचते. दैट इज जापानीज टेक्नोलॉजी. तो इन द एब्सेंस ऑफ कोल डिपॉजिट्स जापान डिपेंडेड ऑन न्यूक्लियर पावर. आपको बेटा पता है सबसे पहले न्यूक्लियर पावर किस कंट्री ने शुरू की? दैट वाज ब्रिटेन. 1956 के करीब एट ए प्लेस कॉल्ड कैल्डर हॉल विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ एस्टैब्लिश हुआ. उसी समय तकरीबन भारत में एक वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा. उनका भी विजन था कि भारत में भी एटॉमिक एनर्जी होनी चाहिए, और उन्होंने एटॉमिक रिएक्टर्स का काम यहाँ पर भारत में शुरू किया. हमारा सबसे पहला रिएक्टर था अप्सरा. सो जापान इज डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियर पावर. नेक्स्ट टू जापान जो कंट्रीज न्यूक्लियर पावर पर डिपेंड करती हैं आर द यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस एंड जर्मनी. मगर अब चेरनोबिल, फुकुशिमा और छोटे मोटे जो न्यूक्लियर पावर के एक्सीडेंट्स हुए हैं, कुछ कंट्रीज़ ने फैसला किया है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बिल्कुल अबैंडन कर देंगे. और इसमें सबसे ऊपर नाम है जर्मनी. जर्मनी के पास कोयला तो है, इतना ज़्यादा नहीं है, मगर जर्मनी के पास लिग्नाइट है. लिग्नाइट इज ब्लैक कोल. इट इज a stage in the formation of coal. भारत के पास भी लिग्नाइट है,
भारत में लिग्नाइट कहाँ पर होता है? नाइवेली, तमिलनाडु में। सो वी हैव व्हाट इज कॉल्ड नाइवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। वहाँ पर हम लिग्नाइट को निकालते हैं। लिग्नाइट इज कोल with lesser thermal power. So Japan has major nuclear power plants of the world and Fukushima was one of them. 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा में एक तो अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के साथ सुनामी आ गई और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था इसको ज़बरदस्त डेंजर। अब आप समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर ब्लो अप कर जाता है तो कितना एनवायरनमेंट को, लाइफ को, प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। बट द जापानीज स्टूड अप टू द ओकेजन। उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज होने से स्थिति को बचा लिया, मगर फिर भी दे कुड नॉट सेव quite a bit of environmental damage। हुआ क्या कि फुकुशिमा का जो कोर एरिया था वो अनइनहेबिटेबल हो गया। हाईली न्यूक्लियर एक्टिविटी वहाँ कोई रह ही नहीं सकता। तो इसलिए कोई कम से कम 8-9-10 साल पहले ये एक्सीडेंट हुआ। अभी भी वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं वापस नहीं गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी भरा हुआ है विच हैज़ बिन इम्पैक्टेड बाय रेडिएशन। सीपेज ऑफ वाटर हो रहा, रेन वाटर हो रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ है। तो जापानीज़ की एक प्रपोज़ल है कि वो जो वहाँ पर पानी है उसको थोड़ा बहुत प्योरीफाई करके उसको, उस पानी को समुंदर में डाल देना। जापान से एक बीमारी शुरू हुई थी, उसको कहते हैं मिनीमाता डिजीज़। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे कई साल पहले जापान के एक रीजन में मैरीन लाइफ खूब होती है, लोग वहाँ की मच्छियाँ खाते थे और वहाँ पर कुछ मरकरी की कंसाइनमेंट आती होगी और वो मरकरी समुंदर में गिर गई और फिश ने वो मरकरी खा ली और जो फिश वहाँ पर थी उनको ये रेडिएशन से बीमारी हो गई और कई जापानीज वो फिश खा के मर गए, मैनी। तो इस डिजीज़ का नाम रखा गया था मिनीमाता डिजीज़, क्योंकि ये वहाँ पर हुई, क्योंकि मरकरी फिश में चली गई और फिश मरना शुरू हो गई और जिसने वो फिश खाई वो भी मर गया। इसी तरह प्रोबेबली खतरा यही है कि ये पानी अगर आप समुंदर में डाल दिया तो ट्रिटियम इज द रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो पानी में आपको मिलता है और कहते हैं कि इसको
पानी में से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपने वो पानी दोबारा समुंदर में डाल दिया तो ये ट्राइटियम उसी में रहेगा और जो समुंदर का पानी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। तो चाइना, साउथ कोरिया, दे आर द नेबर्स ऑफ जापान, और वैसे भी जापान की दोनों कंट्रीज़ के साथ बिल्कुल बनती नहीं है। जापान की प्रपोज़ल है कि यहाँ का जो पानी इकट्ठा हुआ है, रेन वाटर, द सो कॉल्ड प्योरीफाइड वाटर ऑफ द स्टोरेज वाटर देयर एंड द सीपेज ऑफ वाटर, इसको थोड़ा बहुत सफ़ा करके समुंदर में डाल दिया जाए। चाइना वरीड ओवर जापान्स मूव टू रिलीज वाटर फ्रॉम फुकुशिमा प्लांट। इसके साथ साथ आपको ये भी बतलाना ज़रूरी है कि भारत 2-4 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट was set up in Maharashtra in Tarapur. This was set up with the technical collaboration of the United States of America. हमारे भी काफ़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। India also does not have adequate deposits of coal. We have some but not enough. एक दो दफ़ा सवाल आया था IAS में कि कोल की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल होता है थर्मल पावर प्लांट्स, कोयला, थर्मल पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड इन ब्रिक किल्स, भट्टे जहाँ पर ईंटें बनती हैं, सबसे ज़्यादा कोयला यहाँ पर यूज़ होता है। So India also has to depend upon nuclear power. 9/11 11 सितंबर को तालिबान ने अमेरिका के ऊपर 747 के साथ टाइम के जो ट्विन टावर्स थे उसके ऊपर हमला किया था। ये आपको पता होना चाहिए। दैट वाज ए ग्रेट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ USA। 2 planes came, crashed against the time tower. Imagine 100-story tower crashed within minutes. कोई 3,500 अमेरिकन ये ट्विन टावर के ब्लास्ट में मर गए। ये जो अटैक था, दिस वाज ट्रेस्ड टू ओसामा बिन लादेन। ही वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम इस्लामिक टेरर ग्रुप अल-कायदा एंड they wanted to teach अमेरिका को अपनी भाषा में, ये सैटन कहते थे कि हमने इस सैटन को सबक सिखाना है, और सबक उन्होंने सिखाया। 3,500 अमेरिकन मर गए। उस वक़्त प्रेसिडेंट थे बुश। अब अमेरिका के इंटरेस्ट को आपने इतना डायरेक्ट अटैक किया, उसकी रिटेलिएशन तो होनी ही थी, और रिटेलिएशन हुई 7 अक्टूबर 2001 में।
almost 20 years back. प्रेसिडेंट बुश ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिकन जहाज़ों को अरेबियन सी में भेजा और वहाँ से प्लेन्स उड़े. दे बॉम्ब्ड काबुल, दे बॉम्ब्ड द हाइडाइट्स ऑफ ओसामा बिन लादेन and inflicted great damage. And as you know, in 2011, 10 years back, when Barack Obama was president, he ordered an air attack on Osama bin Laden and he was killed in that attack. So 7th October, Afghanistan was attacked. At that time, Afghanistan was ruled by Islamists, was ruled by Osama bin Laden. और ये 20 साल में मैं आज ही सुन रहा था कि अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च किया. $2 ट्रिलियन. और अमेरिका के लगभग 2000 सोल्जर्स इसमें मरे हैं. अमेरिका हैज़ अ डिफेंस पैक्ट विद नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये पैक्ट बना था 1949 अप्रैल में. ये पैक्ट के मुताबिक अगर अटैक इनमें से किसी एक के ऊपर होता है, जो बाकी कंट्रीज हैं वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे. अब अमेरिका ने अटैक किया अफ़गानिस्तान, तो many countries volunteered, joined the American effort. तो नेटो के ट्रुप्स भी वहाँ पर गए और इस वक्त लगभग 2,500-3 हज़ार अमेरिकन ट्रुप्स रह गए हैं वहाँ पर और 9,000 अलाइड ट्रुप्स. अलाइड ट्रुप्स का मतलब ट्रुप्स ऑफ द अदर नेटो कंट्रीज. प्रेसिडेंट ट्रंप जो अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति थे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका के सब ट्रुप्स, ये जो लड़ाई वहाँ पर चल रही है, द लॉन्गेस्ट वॉर इन द अमेरिकन हिस्ट्री, अब वो इसको ख़त्म करना चाहते. इससे पहले 2 ज़बरदस्त लड़ाइयों में अमेरिका ने भाग लिया था. कोरियन वॉर 1950-1953, देन द वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट 1960 से 1975 तक. दोनों लड़ाइयों में लगभग 50-60 हज़ार अमेरिकन कैजुअल्टीज़ हुई थी. तो अफ़गानिस्तान में अभी कैजुअल्टीज़ 2000 के करीब हैं. ट्रंप का प्लान था टू विथड्रॉ ऑल ट्रुप्स और ट्रंप ने इसके लिए दोहा, कैपिटल ऑफ कतार, के साथ वार्तालाप भी किया. उसमें तालिबान आए, पाकिस्तान गया, रशिया, चाइना, सबको इनवाइट किया गया. भारत को इनवाइट नहीं किया गया था. मगर अब अफ़गानिस्तान के ऊपर जो मीटिंग्स बुलाई हैं उसमें भारत को बुलाया गया. टर्की हैज़
volunteered to host a meeting on Afghanistan. अब वहाँ पर सिचुएशन ये है, Ghani is the president of Afghanistan. He was elected. मगर तालिबान कुछ शहरों को छोड़ करके मेजॉरिटी ऑफ एरिया ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। कहते हैं कि अगर तालिबान का कुछ दिनों में कंट्रोल आ गया तो घनी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगी। नंबर 2, वहाँ का सारा सोशल फैब्रिक बदल जाएगा। कहते हैं कि शरीयत लॉज लागू कर दिए जाएंगे जिसके अंडर औरतों की पोजीशन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो पढ़ नहीं सकेंगी, काम नहीं कर पाएंगी। अगर वो पकड़ी जाती हैं अडल्ट्री में तो दे विल बी एग्जीक्यूटेड। द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम। अब कुछ तो फैसला होगा ही होगा। इंडिया ऑल्सो इज़ वरीड। वरी हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द अटैक्स on northern India or in Kashmir have been carried out by Afghans. The third battle of Panipat, Nadir Shah came from Afghanistan. Kashmir has been ravaged by Afghans. So India is very wary. हमें घबराहट है कि अगर वहाँ पर तालिबान आ गए तो अफ़गान्स का क्या होगा। हमने कई मिलियन डॉलर की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। उनके लिए सेक्रेटेरिएट, असेंबली हॉल बनाया है, डैम्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। और जो पाकिस्तान तालिबान है दैट विल गेट द अपर हैंड इन अफ़गानिस्तान। ये एक बहुत डर है। अब ये देखना है कि अमेरिका का मुख किस तरफ मुड़ता है। सो सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। तो अब द प्रेजेंट प्रेसिडेंट बाइडन ही हैज़ अनाउंस्ड कि हम अफ़गानिस्तान को 9/11 तक छोड़